बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रोज़ा और सेहत के साथ मैं हूँ फिज़ा रियाज। रोज़ाना इफ्तार से पहले हम आपके लिए ये ट्रांसमिशन लेकर आते हैं इस वजह से कि आपको सेहत से मुतालिक जो भी मसले मसाइल हैं उनका कुछ सोल्यूशन निकाला जा सके। तो आज हमारे साथ जो हेल्थ एक्सपर्ट मौजूद है, जो गेस्ट मौजूद हैं, वो है डेंटिस्ट। उनसे हम जानेंगे कि रोज़ा रख रख के जो हमारे मसूड़ों में जो सूजन हो जाती है, खून आता है, तो इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है और हेल्थ केयर जो भी वो मशवरे हमें देंगी। तो हमारे साथ है डॉक्टर सलीमा माजी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? डॉक्टर, मुझे ये बताइए कि रमज़ान कैसा जा रहा है आपका? बहुत अच्छा जा रहा है। आपको दोबारा दावत दी है इस वजह से ताकि हमारे जो भी मसले हैं वो आप ठीक करें। अब रोज़ा रख रख के मसला ये आ रहा है कि हमारे गम्स जो है उनमें स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो गई है और उसकी वजह से सेंसिटिविटी भी हो गई है और कुछ लोगों को तो ब्लड भी आता है। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि मैंने पहले भी जब हमने स्टार्ट में किया था शो तो उसमें बात की थी कि क्लीनलीनेस बहुत ज़रूरी है। हमारे बहुत सारे एक तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं और जाहिर सी बात है जब हम रोज़ा रख रहे होते हैं उसके दौरान हमारे हार्मोनल चेंजेस और एंजाइम्स उसकी एक्टिविटी भी तब्दील हो रही होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो पेशेंट्स हैं या जो भी घर में रोज़े रख रहे हैं वो जब सहरी के वक्त रोज़ा बंद कर रहे होते हैं तो अपने मुंह की अच्छी तरह सफाई करके सोएं। क्योंकि एक लंबे अरसे तक और एक आप सब फिजियोलॉजिकल चेंजेस में आ रहे होते हैं तो आप कुछ आवर्स तक की जब स्टार्वेशन में होते हैं तो वो आपकी गैसेस जो है वो निकल रहे होते हैं मुंह के अंदर, आपके स्टमक के अंदर। तो उनको आप ओवरकम इसी तरह कर सकते हैं कि आप जब सहरी के वक्त बहुत सारा पानी पिए ताकि आपको डिटॉक्सिफिकेशन हो जाए आपके मुंह के अंदर भी और आपकी बॉडी के अंदर भी। साथ साथ फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो मैंने बात की थी कि वो आपको लेना ज़रूरी है। दांतों के हवाले से क्लीननेस का ये अमल होना चाहिए कि ब्रशिंग पूरी प्रॉपर करके आप उसको फ्लॉस करें ताकि कोई खाना ना रह जाए, माउथ वॉश करें ताकि कोई और चीज़ बदबू वगैरह ना हो, ज़ुबान पे अच्छी तरह ब्रश करें ताकि कोई ऐसी चीज़ ना हो जो पूरे आवर्स तक आपको, अक्सर लोग ये शिकायत भी करते हैं कि जी बहुत जो है वो मसूड़ों में सूजन हुई है तो उसकी वजह से बदबू भी आ गई है। अब सूजन को हम इसी तरह कम कर सकते हैं कि जितना हम रमज़ान से पहले अगर स्केलिंग करवा लें या फिर हम रमज़ान के बाद ही अमल कर लें ईद से पहले कि स्केलिंग करवा के और उसको क्लीननेस रखें। अगर आप नहीं कर सकते, ज़ाहिर रोज़ा टूट जाएगा दौरान आपके रमज़ान में रोज़ों के, तो फिर आप ये अमल कर सकते हैं कि आप अपनी क्लीननेस यानी कि आप ब्रशिंग, सफाई, फ्लॉसिंग और साथ साथ माउथ वॉश। अच्छा, सहरी के बाद आपने बोला कि जैसे आप सहरी कर ले उसके बाद शाम में कब करें? शाम में आप जब इफ्तार कर लेते हैं ओपन अपना तो उसके बाद आप ये अमल कर सकते हैं। आधे घंटे बाद का आपको टाइम होना चाहिए, फौरन अलाउड नहीं होता क्योंकि जाहिर सी बात है उस वक्त कीड़ा अपना काम नहीं करता। मैंने बात की थी हमेशा से 30 मिनट्स बाद का हम जो है रिकमेंडेशन देते हैं टाइम कि आप उस टाइम पे जो है वो अपना क्लीननेस करें आफ्टर इफ्तार ताकि वो जो आपने कोई भी चीज़ ऐसी खाई है मीठी या कोई भी तो वो अच्छी तरीके से क्लींस आउट कैविटीज ना बनाए। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो मुझे लगता है रमज़ान के अंदर इतनी ओवर ईटिंग पे आ जाते हैं कि वो हर चीज़ को खा तो रहे होते हैं लेकिन वो ब्रशिंग नहीं करते और फिर क्या होता है एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल में चले जाते हैं, सो जाते हैं तो वो हजम भी नहीं होता खाना सही तरह और क्लीनलीनेस भी नहीं होती तो वो एक चीज़ एक लंबी उसमें जा रही होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इफ्तार के फौरन बाद नहीं तो एटलीस्ट आधा 1 घंटे के बाद जो है अपनी क्लीननेस करें। इट्स जस्ट नॉट फॉर योर माउथ, इट्स जस्ट फॉर योर बॉडी एज वेल क्योंकि मुंह का जो है पूरा एक सिस्टम आपकी बॉडी से भी लिंक्ड होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि ऐसे पेशेंट्स जो डायबिटिक हैं उनके तो मुंह में वैसे ही बदबू आती है तो बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनमें सूजन भी हो रही होती है तो उनको हम ये कहते हैं कि आपकी मसूड़े को अच्छी तरह आप जब ब्रश करते हैं तो टूथपेस्ट मसूड़ों पे भी थोड़ा लगाएं, दांतों पे भी लगाएं और राउंड ब्रश में आप मसूड़ों को सर्कुलर मोशन में आप अपने दांतों को साफ करें। तो क्लीननेस बहुत जरूरी है मसूड़ों के भी साथ साथ दांतों के। अच्छा, ये तो अब स्पेसिफिक अगर एज ग्रुप की बात करें तो बच्चों में कैविटी बहुत ज्यादा लगती है, चॉकलेट्स खा ली और वो खा ली, इतना ध्यान नहीं देते। हमारी एज में ठीक है थोड़ा बहुत सेंसिटिविटी हो जाती है, कुछ मसला हो जाता है लेकिन फिर भी इतनी स्ट्रॉन्ग कुव्वत मुदाफत होती है कि वो इतना अफेक्ट नहीं करती। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है दांत, कभी दांत निकलवा दी, कभी उसकी फिलिंग करवा दी, कभी उसको कवर करवा दिया और 50 के बाद तो दांत निकल ही जाता है। अच्छा, इसमें एक बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट रेस किया है। इसमें ना गिज़ा की भी बहुत, न्यूट्रिशन की बहुत बड़ी एक रोल आती है। इंपॉर्टेंटली ये कि अगर मसूड़ों के लिए बात करूँ तो आपके लिए जो हम ज़्यादातर कहते भी हैं टोमेटोज आप बहुत ज़्यादा लें, टोमेटो का इंटेक इतना ज़्यादा लें, कक्यूम्बर का इंटेक ज़्यादा लें, वाटरमेलन का इंटेक ज़्यादा लें। दे आर वाटरी एंड दे आर एंटीऑक्सीडेंट्स। कैरेट हम कहते हैं कि गाजर ज़्यादा लें, इसके अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट है, गाजर के अंदर कैरोटीन है और अगर आप लाइपोकीन देखें तो टोमेटो के अंदर वो एंटीऑक्सीडेंट है। तो एंटीऑक्सीडेंट का काम ये होता है कि वो मसूड़ों को हील अप करता है। अक्सर बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और वो मसूड़ों के मसलों के साथ आते हैं और छालों के साथ आते हैं और गालों पर बहुत सारे अंदर मसले बने हुए होते हैं, स्वेलिंग होती है, वो कहते हैं छाले बने हुए हैं। तो हम उनको कहते हैं कि आप टोमेटो लें, जितना टोमेटो लेंगे तो उसके अंदर एक एंटीऑक्सीडेंट लाइकोपीन होता है जो कि हीलिंग इसकी एक्टिविटी होती है। तो वो बहुत
इंपॉर्टेंट होता है। गाजर हम कहते हैं कि आप ज़्यादा लें क्योंकि उसके अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट, दैट इज ऑल्सो गुड फॉर योर आईज एज वेल। जितना आप एजिंग हो रहे होते हो, बच्चों की अगर मैं बात करूँ तो बच्चों में आप अगर वेजिटेबल और इनकी ज़्यादा खुराक लाएं, जैसे बच्चे अगर आपसे मांगते हैं ना बीच बीच के बफर टाइम्स में कुछ खाने को, तो आप उनको चॉकलेट चिप्स ना दें, आप उनको खीरा काट दें, कैरेट्स काट दें, गाजर, टोमेटोज काट दें। मैं अभी से, मेरी बेटी 2 साल की, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसके अंदर ये हैबिट डालूँ। जाहिर उसको भी अट्रैक्शन आता है कि वो कभी कोई और चिप्स ले ले, कभी और कभी कुछ इस तरह के एग्जैक्टली। लेकिन आपके पास ये ऑल्टरनेट होना चाहिए कि आप कितना अट्रैक्टिव बच्चे को प्लेट में सर्व करते हैं ताकि उसके दांत, उसकी जो है वो आगे सारी जो उसकी सेहत है वो सही रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह न्यूट्रिशन उसको प्रोवाइड करें। तो ये तो एक मसूड़ों की बात हो गई कि जो मसूड़ों के लिए आपके जो है डाइट कौन सी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, हम दांतों के लिए दूध का भी कहते हैं, बच्चों में जो है वो दूध की बहुत खुराक हम कहते हैं, कैल्शियम मिलता है। यस, दही लें, चीज लें, हम बहुत कहते हैं। ये ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके अंदर ज़्यादा दूध और ये जो कैल्शियम्स होते हैं, वाइटामिन्स होते हैं। ये सिर्फ मैं बच्चों के लिए नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी बड़ों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो जब एजिंग भी कर रहे होते हैं तो वो उस टाइम पे इस चीज़ की जो रिजर्वायर्स होते हैं वो खत्म हो रहे होते हैं। तो हम कहते हैं कि ओल्ड एज के अंदर भी आप ये कर सकते हैं कि आप उनको दूध की बहुत दें, आलमंड्स बहुत दें, बादामें वगैरह। बच्चों में अक्सर हमसे पूछते हैं पेशेंट्स आके कि हम बच्चों को बादामें दे सकते हैं। यस, क्रश करें और उसको हर चीज़ में डाल के दें। कभी उसको कोई खीर बना के दे दें, कभी उसको कोई चीज़ बना के दे दें। चीनी का इस्तेमाल कम करें, उसकी जगह गुड़ इस्तेमाल कर लें अगर टेस्ट करना है तो आपने शक्कर या गुड़ इस्तेमाल करें। तो ये एक विद एज डिमिनिश होती है। एग्जैक्टली। तो आप ये हम ये रिकमेंड करते हैं पेशेंट्स को कि वो ज़्यादा बादाम पिस्ते ज़्यादा खाएं। अगर ज़्यादा रोज़ाना इतनी ज़्यादा नहीं तो 2 अगर आप ले सकते हैं आलमंड्स यानी कि बादामें, वो ले लें। साथ साथ थोड़ी सी आप वॉलनट्स ले लें। ये सारी चीज़ें हम कहते हैं कि आपकी खुराक में होनी चाहिए। सैचुरेटेड फैट्स हम मना करते हैं, हम उन्हें कहते हैं मोनो पॉली सैचुरेटेड आप लें फैट्स अगर लेना भी है, जो अच्छे फैट्स होते हैं जिसमें आप ओमेगा जो होती है, फिश ऑयल्स जो होते हैं, कॉड ऑयल्स होते हैं, वो हम कहते हैं कॉड लिवर ऑयल्स वगैरह चीज़ें लें आप। फिर हम कहते हैं कि सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल करें। ये हम एजेड के लिए बात कर रहे हैं। जितना कम हो सकता है आप बीफ लें क्योंकि वो आपको हैवी और आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में ज़्यादा वो कर लेता है। Exactly. तो वो आप मना करते हैं। रोजे की हालत में तो वैसे भी मुझे नहीं लगता कि लेना भी नहीं चाहिए, इतना हैवी डाइजेस्ट भी नहीं होता। बिल्कुल। और गर्मी है तो फिश अभी तो लोग नहीं लेते, लेकिन फिश लोगों के लिए अगर मैं सर्दियों की बात करूँ, इट्स वेरी गुड। वो एक एजेड के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, नेल्स, हेयर्स, आइज के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जितना वेजिटेबल का इंक्लूजन करेंगे एजेड लोगों के लिए भी, तो मैं कहूँगी कि वो एजेड लोग ही जो होते हैं ना वो उस चीज़ की तरफ ठीक होते हैं। एक और चीज़, दूध का इस्तेमाल, दही, और ये मैं बताई थी जो स्टार्ट में बच्चों के लिए भी, ये बड़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप डाइट से समटाइम ऐसा होता है कि एज फैक्टर के साथ कुछ ऐसी मसले मसाइल होते हैं कि आप डेयरी प्रोडक्ट से मना कर देते हैं, तो फिर उनको किस तरह से अपनी वो कैल्शियम की या कोई कमी पूरी करनी, उसको फिर क्या सजेस्ट करती हैं? ग्लूकोज या मैं कहूँगी लैक्टोज, ये दोनों चीज़ों की इंटॉलरेंस बहुत सारे पेशेंट्स में होती है। कुछ को ग्लूकोज की होती है, शुगर से मतलब होती है, और कुछ को दूध से होती है जो कि लैक्टोज की इंटॉलरेंस होती है। तो हम कोशिश करते हैं हम उनको एंश्योर देते हैं, और अगर वो शुगर पेशेंट तो फिर उनको गुलसरना का हम रिकमेंड करते हैं, लेकिन वो डेली आपको लेना ज़रूरी होता है। इन पेशेंट में जिनको डायबिटिक बहुत ज़्यादा है तो वो गुलसरना लें, आप पानी में मिक्स करके वो ले लें। दैट इज ऑल्सो कम्प्लीट्स दी डाइट ऑफ योर मिल्क। सो इट्स वेरी कम्प्लीटली ऑल्टरनेट तो नहीं है, लेकिन ऑफकोर्स कुछ हद तक आपकी वो रिक्वायरमेंट। आई स्टिल रिमेंबर कि हम जब स्कूल जाते थे तब जाते हुए तो हम लोग दूध पीते थे, लेकिन बड़े होते होते हमारी खुद अपनी आदत खत्म हो गई है, और हमें अभी ज्यादा जरूरत है। अगर देखा जाए हम जितनी लाइफस्टाइल में है, फास्ट रनिंग लाइफ में है, हमें हर चीज़ को एक चीज़ ऑपरेट करनी होती है, तो मेरा ख्याल है उसमें दूध की मिकदार औरत के लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब वो एक माँ बनती है तो उसके बच्चे के अंदर वो सारे रिजर्वायर्स चले जाते हैं, तो उसकी फिर आगे आगे शुरू में तो पता नहीं चलता, लेकिन आगे आगे जाकर उसकी वीकनेस हर चीज़ की फॉर्म में निकल रही होती है, कभी बैक पेन्स में, कभी जोड़ों के दर्द में, जॉइंट प्रॉब्लम्स में। तो दूध तो बहुत ज़रूरी है, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप देसी या खुला दूध अच्छा नहीं ले सकते हैं तो आप डब्बों का दूध ले, लेकिन दूध की मिकदार आपकी अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, प्रिजर्वेटिव्स जो दूध कर देते हैं, क्या ये भी वो ठीक है, उसकी इतनी हिफादियत है? मैं इक्विवेलेंस तो नहीं कहूँगी, लेकिन येस ये कहते हैं कि डब्बे वाला दूध अगर वक्ती तौर पे ख़त्म हो जाए, अगर आपने आज ओपन किया है और आप एक दिन में ख़त्म करें तो इसकी वही एफिकेसी रहेगी, लेकिन अगर आप उसको बहुत लंबा चलाने की कोशिश करेंगे, एक हफ्ते में ख़त्म करेंगे, तो उसकी एफिकेसी भी खत्म है और वो एक पॉइजन की तरफ जाता है। अगर आप खुला दूध को भी ओपन रख दें और आप उसको इस्तेमाल ना करें प्रॉपरली, तो वो भी दूध के अंदर बैक्टीरिया ग्रोथ होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो जितना रैपिड आप उसको गर्म करके यूज़ कर लेते हैं वो ज़्यादा बेटर होता है। तो कोशिश ये करते हैं हम कि ऑफकोर्स बच्चों में ये कोशिश करते हैं, जब वो बच्चे शुरू में होते हैं तो हम उनको कहते हैं कि भैंस का दूध वो पिएं तो ज़्यादा अच्छा होता है, उनके लिए हेल्थ उनकी अच्छी होती है, लेकिन डब्बे का दूध इज़ नॉट बैड। अच्छा, जिनके दांत जो हैं वो पेल हो जाते हैं, मतलब हम लोग चूँकि एशियंस हैं मोस्टली, हमारे कलर दो दांतों का होता तो ऐसा ही है,
तो इसको मेंटेन करने के लिए कि मजीद डार्क की तरफ ना जाएं, मतलब जब हम मुस्कुराते हैं तो दांत ही हमारे नजर आते हैं, मुस्कुराहट दांतों को मजीद खूबसूरत कर देती है मुस्कुराहट को, तो फिर दांतों को साफ रखने के लिए, उनके कलर को साफ रखने के लिए क्या इसमें कुछ डाइट का भी इंक्लूजन है। येट अगेन मैं डाइट की तरफ आऊँगी। हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट्स को हम कहें अगर बच्चे हैं तो वो जूसेस कम लें, ड्रिंक्स कम पिएं, बड़ों में है हम चाय कॉफ़ी का जो है वो इंटेक कहते हैं कि थोड़ा सा कम करें, बिल्कुल ख़त्म ना करें, बेशक वंस कर लें, ट्वाइस कर लें। अगर आपको ऐसा लगता है बहुत एक्सेसिव यूज़र है तो प्लीज़ उसको अवॉइड करें। कुछ ऐसी मेडिकेशंस भी होती हैं जिन पे वो डिपेंडेंसी होती है, तो उनको अल्टरनेट करवा देते हैं हम कि अब वो इस्तेमाल ना करें, उसकी जगह ये कर लें जो स्टेन ना छोड़े आपके दांतों में। तो इस तरह से होता है। फिर आप क्लीनिनेस की तरफ आते हैं। कुछ बैक्टीरियाज होते हैं मुंह के अंदर जो कलर छोड़ते हैं, जिनको हम कीमो कहते हैं कि जेनेटिक वाले बैक्टीरियाज होते हैं। उसके अंदर ये होता है कि आपके वो प्रोड्यूस करते हैं कुछ ऐसे ऐसे स्टेन्स जो आपके दांतों पे पिगमेंट्स रख देते हैं। तो ये भी हम पेशेंट्स को कहते हैं कि उनको अल्टरनेट कर लें। वो रिकमेंडेशन आती है हमारे पास तो हम उस तरह करते हैं। तो यानी कि मॉडिफिकेशन ऑफ योर लाइफस्टाइल ही मेन एक्सपोजर होता है, जो है ट्रीटमेंट होता है, जो हम कहते हैं कि आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। मतलब आप अपनी डाइट के जरिए, आप अपने लाइफस्टाइल के जरिए अपनी हेल्थ को भी और साथ ही साथ अपने दांतों को भी मेंटेन कर सकते हैं, ताकि आप जब मुस्कुराएं तो आपके दांत भी सही रहें और जो एजिंग के साथ जो आपको मसले मसाइल आते हैं वो भी सिर्फ डाइट के साथ हल किए जा सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।